Jai Hind students, myself Satyavan Maurya and I am going to present a class 12th physics lecture, the first chapter electrostatics. इसके पहले हम लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। आज हम लोग अब एक नए लॉस की तरफ चलेंगे जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। इसके पहले हम लोग ये देखते थे कि जैसे आपके पास ये चार्ज है, ये बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी चार्ज है। जब चार्ज बॉडी के पास हम लोग इसको लेके आते हैं तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता था। हम केवल इतना ही बता पाते थे कि इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है और इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, बट हम एक्यूरेट अमाउंट नहीं बता पाते थे कि कितना इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और कितना आपका जो है इस पे फोर्स लग रहा है। अब हम लोग इस चीज को देखेंगे कि कैसे आप क्वांटिटी ऑफ फोर्सेस को भी हम लोग बता पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग डील कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी भी बॉडी पर फोर्स जो लग रहा है कितना लग रहा है, इन सारी चीजों को फिर हम लोग एक लॉ को इस्टेब्लिश करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सपोज करते हैं यहाँ पे 1 कूलॉम चार्ज है, +1 कूलॉम चार्ज, यहाँ पे भी आपके पास +1 कूलॉम चार्ज है, +1 कूलॉम चार्ज है। अब इस बॉडी पर, क्योंकि ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, इस बॉडी पर ये चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब जब इस बॉडी पर फोर्स लगाएगा, सपोज करते हैं इस पर फोर्स है F, इन दोनों के अभी तक हम लोग कम ज्यादा बता रहे, अब कितना फोर्स लगेगा अब इसकी बात हम लोग करने चल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ये एक लॉस को भी इस्टेब्लिश करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, ये आपका Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है। हमने ये देखा कि जब Q1 आपका 1 था और दूसरा जो चार्ज था वो भी 1 था, तो फोर्स इस पे सपोज करते हैं जो लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया F। अब इसके फोर्स को बढ़ाते हैं, हमने इसको 2 कूलॉम कर दिया, इसके फोर्स को हम उतना ही रखते हैं जितना था। अब जब इसको 2 कर दिया तो फोर्स भी हमारा क्या हो गया, 2F हो गया। पहले जितना लग रहा था अब उससे ज्यादा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको 3 कूलॉम करते हैं तो फोर्स भी हमारा, और इसको 1 कूलॉम ही रहने देते हैं तो फोर्स हमारा क्या हो गया, अब 3F हो गया। अब फोर्स हमारा 3F हो गया। अब हम इसको फिर से 4 कूलॉम करते हैं और इसको 1 ही रहने देते हैं तो फोर्स हमारा कितना हो गया, 4F हो गया। मतलब हम एक चार्ज को फिक्स रख रहे हैं, दूसरे चार्ज को जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से हमारा फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फोर्स भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है, फोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। जब हम लोग चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जा रहा है। अब देखते हैं, अब इसको हम लोग फिक्स करेंगे, अब ये फिक्स करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो अब आइए देखते हैं, अब इस वाले चार्ज को फिक्स करते हैं और इस वाले चार्ज को चेंज करते हैं। यहाँ पे +1 कूलॉम हमने लिया, अब यहाँ पे 2 कूलॉम ले लिया, यहाँ पे +1, अब यहाँ पे हम लोग चेंज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर हमने देखा जब इस वाले चार्ज को चेंज कर रहे हैं तो भी इस पर जो फोर्स है, हम लोग ये जो फोर्स F है इस वाले चार्जेस पर है, ध्यान से देखिए, इस वाले चार्ज पर, इसके कारण इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इसके कारण भी चेंज होता है और इसके कारण भी चेंज हो रहा है। ये देखिए 2F। अब हम इसको फिक्स रख रहे हैं, जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं। अभी तक जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था उसको फिक्स रख रहे थे, जो फोर्स लगा रहा था उसको हम लोग चेंज कर रहे थे। अब जो एक्सपीरियंस कर रहा है ये वाला चार्ज, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इसको हमने 3 कूलॉम कर दिया तो फिर भी हमारा फोर्स कितना हो जाता है, 3F। अब उसके बाद हमने इसको फिक्स रखा, अब यहाँ पे हमने 4 कूलॉम कर दिया तो फिर से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 4F हो जा रहा है। इसका मतलब किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो चार्ज जिस चार्ज पर लगता है उसकी भी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है और जो चार्ज फोर्स लगाता है उसकी भी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस दोनों की वैल्यूज को एक साथ चेंज करते हैं। नाउ वी आर चेंजिंग बोथ द वैल्यू साइमल्टेनियसली। तब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। अब
अभी तक हम लोग केवल एक को फिक्स करके एक को चेंज, एक को फिक्स करके इसको चेंज। अब हम दोनों को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया 2 कूलम। जब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो अब हमारा फोर्स हो जा रहा है 4F। और ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम लोग फील कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है। 4F हो जाता है। जब हम यहाँ पे अपना 2 कूलम करते हैं, अब हमारा जो यहाँ पे 3 हमने कर दिया, तो जब 2 और 3 कर दिया तो हमारा जो फोर्स है वो कितना हो जा रहा है 6F। और फिर अब उसके बाद हमने यहाँ पे 2 रखा और फिर यहाँ पे 4 कर दिया। अब हमारा पहले 1 किए थे तो 4 था, अब इसको 2 कर दिया। जब 2 कर दिया तो फिर आपका कितना फोर्स हो जा रहा है 8। अब हमने इसको 3 कर दिया। अब जब इसको 3 कर दिया तो फोर्स अब कितना हो जा रहा है 9। अब आपका फोर्स 9F हो जा रहा है। इस पे जितना फोर्स लग रहा था उसका 9 टाइम्स ज्यादा, 9 गुना ज्यादा फोर्स लग रहा है। अब हमने यहाँ पे 3 कर दिया, अब यहाँ पे कितना हो जाता है 12F। अब यहाँ पे आपका इस फोर्स के 12 टाइम्स ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो किसी भी चार्ज पर जो फोर्स है वो इस चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है, इस चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है, और उसका जो डिपेंड करने का मैनर है वो मल्टीप्लिकेशन मैनर के हिसाब से कर रहा है। इसको देखिएगा, मतलब ये वाला चार्ज मल्टीप्लाई के हिसाब से फोर्स आपका लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशंस के प्रोपोर्शनल के मैनर में आपका लग रहा है। तो अब हमारा एक लॉ एस्टैब्लिश हो गया। फोर्स का एक तरीका तो हमने ढूंढ लिया एक्सपेरिमेंट से करके। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट करिए। अब हम लोग चलते हैं और भी चीजें देखते हैं कि फोर्स और किस हिसाब से वेरी कर रहा है। क्या हमेशा आपका F ही लगता रहेगा क्या? बस हम वैल्यू चेंज करेंगे होगा। अब हम लोग इसके डिस्टेंस को भी चेंज करके देखते हैं। अगर हमारा चार्ज पास में लाते हैं तो क्या और ज्यादा फोर्स लगने लग जाता है इस वाले पर? अगर दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है? अब इस चीज को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। आइए एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एक चीज हमने स्टैब्लिश कर लिया, इक्वेशन नंबर 1, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने उसी चार्ज को, उन्हीं 2 चार्जेस को, 1 कूलम यहाँ पे है, 1 कूलम यहाँ पे है और 1 कूलम यहाँ पे है। अब इनको हमने किसी डिस्टेंस r पर या इनको 1 मीटर पर हमने रख दिया। जब हमने 1 मीटर पर रखा तो हमने देखा इस पर जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है। अब हमने क्या किया, अब इनको चार्ज की वैल्यू सेम ही रखा हमने। अब चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं करा रहे हैं, अब चार्ज के डिस्टेंस पर चेंज करा रहे हैं। कि हमारा दूसरा मेथड डिस्टेंस वाला है, डिस्टेंस। अब हमने क्या किया, अब जो 1 मीटर पे था अब हमने इसको 2 मीटर पे कर दिया। यहाँ पे अपना प्लस कूलम चार्ज रख दिया। अभी हमारी डिस्टेंस 2 मीटर हो गई। अब जब डिस्टेंस 2 मीटर हो गई तो हमारा जो फोर्स है वो हमारा कितना हो जाता है F/4। फोर्स हमारा F/4 हो जा रहा है। और अब अगर हम अपने 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे रख देते हैं प्लस 1 कूलम चार्ज, तो अब हमारा ये डिस्टेंस कितना हो गया 3 मीटर। अब जो फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पर वो भी कितना हो जाता है F/9 फोर्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस जब ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज करने का तरीका, डिक्रीज करने का मैनर किस लॉ के हिसाब से, किस तरीके से ये वेरी कर रहा है, उस लॉ को हम लोगों ने देखा कि यह प्रोपोर्शनल 1/r² के हिसाब से। मतलब डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स उसके स्क्वायर के हिसाब से इनवर्सली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां से हम लोग देख सकते हैं। और जब हम इसको 4 करेंगे, जब हम लोग इसको 4 कर देंगे तो फोर्स हमारा 3 मीटर के प्लेस का हमने 4 कर दिया, 4 मीटर, तो फोर्स हमारा हो जाएगा F/16। F/16 का मतलब हुआ 1/4², F/4²। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से आपका फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बार बार। इसका मतलब हमारा जो फोर्स है डिस्टेंस के हिसाब से इस लॉ को फॉलो कर रहा है। और जब इस लॉ को फॉलो कर रहा है, इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से 2 लॉस को डिस्कवर किया। अब वो दोनों लॉस, पहला तो हमारा क्या था, पहला था F/Q1 एंड Q2, और दूसरा लॉ हम लोगों ने ये डिस्कवर कर दिया। आइए अब इन दोनों लॉस को हम लोग कंबाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है।
चलिए अब इन दोनों लॉस को हम कंबाइंड फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। अब जब हम दोनों लॉस को F proportional Q1 and Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक चीज और देखिए, यहाँ प्रोपोर्शनल है, अब इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे Q1 and Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब ये कांस्टेंट और ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। अब एक चीज और ये देखा गया कि जो फोर्स जैसे चार्ज यहाँ पे रखा गया है, चार्ज Q1 और Q2, इस पर जो फोर्स है इस वाले चार्ज पर, ये इन दोनों के बीच के मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है इस बात पर भी इसका डिपेंड कर रहा है, इसका फोर्स ये। अब अगर यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम, तब तो सबसे मैक्सिमम फोर्स लगता है। अब अगर इसके पास इन दोनों के बीच में हमने एक मीडियम फिल कर दिया, जैसे हमने मीडियम फिल किया तो अब इसका फोर्स अफेक्टेड हो जाता है, फोर्स डिक्रीज कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें इसके बीच में अगर हम लोग कोई मीडियम रख रहे हैं तो फोर्स हमारा कम हो जा रहा है। इसका मतलब मान लेते हैं कि मीडियम की कोई प्रॉपर्टी क्या है, कोई प्रॉपर्टी है एक तरीके से कोई मीडियम का एक कांस्टेंट है एप्सिलॉन, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, ध्यान से लिखिएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये कोई मीडियम की प्रॉपर्टी है, और जब मीडियम की प्रॉपर्टी बढ़ती है तो फोर्स आपका डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे मीडियम की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ रही है मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो मीडियम की प्रॉपर्टी बढ़ती है तो फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं इसमें रखते हैं तो फोर्स हमारा डिक्रीज होता है। इसका मतलब फोर्स प्रॉपर्टी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर यू गेटिंग दिस? तो इसका मतलब ये हुआ के प्लेस पे हम लोग मीडियम की एक प्रॉपर्टी रखेंगे, और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी, के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। जब इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और जब किसी भी लेटर पर जैसे ये म्यू यहाँ 0 लगा देते हैं सफिक्स में, तो इसको बोलते हैं नॉट। और यहाँ पे एप्सिलॉन है तो इसको एप्सिलॉन और 0 तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। तो वैक्यूम में एप्सिलॉन की जो वैल्यू, एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो जहां ये लिखा रहेगा, इसका परमिटिविटी का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है, तो वो चीज आपको ये बताता है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिसिटी को कितना रिस्पॉन्स करता है वो मीडियम। आर यू गेटिंग दिस? अगर आपका मीडियम इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, कम। अगर आपके मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ये परमिटिविटी ज्यादा होगी, प्रॉपर्टी अगर आपकी ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कांस्टेंट है मीडियम की परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब के प्लेस पे हम लोग ये रखेंगे 4 पाई, तो मॉड ऑफ एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू यहां रखेंगे Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा जो लॉ है ये मिल गया आपका क्या, कूलॉम्स लॉ। अब बहुत पॉइंट है समझने का, कूलॉम्स लॉ। ओके, एप्सिलॉन तो पता चल गया, Q1 और Q2 भी पता चल गया, R भी पता चल गया। ये 4 पाई को क्यों लगा दिया फिर हमने? कांस्टेंट में के की प्लेस पे हम केवल 1/एप्सिलॉन नॉट ही लिख देते, कांस्टेंट में 4 पाई को क्यों यूज कर लिया? अब इसको हम लोग डिस्कशन देखेंगे। अब इसका डिस्कशन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है, तो इसको देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और जिसके प्लेस पे हमने ये लिखा, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10 पावर 9 हम लोग लेते हैं, और इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है के। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10 पावर -12 आपका कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू फ्री स्पेस में। और इसको परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये चीज इसको हम लोग लिखते हैं।
अब हमारा मेन डिस्कशन होगा 4 पाई पर। ये 4 पाई क्यों आ गया, अब इसको हम लोग देखते हैं कि 4 पाई क्यों आ गया। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, डिस्कशन ऑन 4 पाई इन द कूलॉम्स लॉ। ये अच्छा, इसी को हम लोग कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। और ये पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस हैं। अभी कूलॉम्स लॉ को हम लोग अच्छे से डिफाइन करते हैं, अभी तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन ऑन 4 पाई, डिस्कशन ऑन 4 पाई इन द कूलॉम्स लॉ। अभी तक हम लोग कूलॉम्स लॉ को डिफाइन नहीं किया, अभी हम लोग समझ रहे हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन से फार्मूला कैसे बनाया जा रहा है, मैथमेटिक्स कैसे बनाई जाती है। इस चीज को आप बहुत समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से, तो इसको देखते रहिए। इन द कूलॉम्स लॉ अभी डिफाइन करेंगे। देखिए 4 पाई का पहला रीजन तो आप लिख लीजिए। पहला, कुछ किताबों में ये लिखा गया है कि 4 पाई इसलिए लगाते हैं आगे कैलकुलेशन में आपका कॉन्वेनियंस हो, कैलकुलेशन आसान हो जाए, इस वजह से हम लोग लगाते हैं। तो 4 पाई फॉर कॉन्वेनियंट इन कैलकुलेशन। अभी जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे मैग्नेटिज्म का डिस्कशन मैं करूंगा, तो वहां पे एक टर्म आता है परमिएबिलिटी, और जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, तो वहां पे 4 पाई यूज होता है। और इसलिए हम लोग पहले से ही 4 पाई का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। या फिर इसका 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। वहां पे 4 पाई होता है, और यहाँ पे इसलिए हम लोग पहले ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि आगे चल के ये इसके साथ कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान हो जाए। एक तो रीजन ये दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल रीजन ये नहीं है। दिस इज नॉट योर एक्चुअल रीजन। द मेन एंड एक्चुअल रीजन why we add the 4 pi term in the Coulomb's law is that what I am going to discuss। यहाँ पे देखिए सेकेंड, ये तो दिया जाता है लेकिन ये है नहीं, इसको दिया जाता है। अब देखते हैं 4 पाई इसलिए इसको करते हैं। देखिए चार्ज का जो इफेक्ट होता है, जैसे आपके पास चार्ज है, चार्ज का जो इफेक्ट होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द स्पेस। ऑल अराउंड द स्पेस, स्पेस में क्या होता है कि चारों तरफ चार्ज का जो इफेक्ट है स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर ये यहाँ कोई चार्ज रखा है कि इसके इधर आप इतनी दूर पर चले जाइए, इसके इधर आप जितने टाइम में यहाँ उसका इफेक्ट पहुंचेगा, उतने ही टाइम में उसका इफेक्ट यहाँ पे भी पहुंचेगा, उतने टाइम में उसका इफेक्ट यहाँ पे भी पहुंचेगा। जितना इफेक्ट यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, उतना यहाँ पे होगा, उतना यहाँ पे होगा। 3 डायमेंशन में हर तरफ उसका इफेक्ट सेम डिस्टेंस पर सेम होगा। इसका मतलब स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ द चार्जेस is same symmetrically spherically। that's why in the sphere total area of the sphere is equal to 4 pi r²। और आपका ये एरिया के हिसाब से ही तो वेरी कर रहा है। एरिया भी आपका किस हिसाब से बढ़ता है, 4 pi r² के हिसाब से। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया किस हिसाब से बढ़ेगा, 4 pi r² के हिसाब से ही तो बढ़ता है। तो वहां पे हम लोग 4 पाई इसलिए लगाते हैं, और यहाँ पे आपका इसमें 4 पाई इसलिए लगाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है, मान लीजिए अगर आपका चार्ज का इफेक्ट 3 डायमेंशन में सिमेट्रिकली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, तब क्या करते? तब इस वाले फार्मूले में क्या रखते? यहाँ पे 4 पाई जो है अभी, उसके बाद क्या रखते? अगर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ चार्ज रखा हुआ है, अगर आपका चार्ज, अब इसको ध्यान से समझिएगा प्लीज, चार्ज अगर जैसे यहाँ रखा हुआ है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, जो इसका इफेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगा। एक प्लेन में अगर इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है सेम, और यहाँ पे अलग हो जाएगा। केवल इसका इफेक्ट एक प्लेन में ही अगर होता, केवल एक प्लेन में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिमेट्रिकली एक प्लेन, एक सर्कुलर प्लेन में होता, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 2 पाई ऐड कर देते फार्मूले में। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इफ, अब यहाँ पे ये क्यों हम लोग 4 पाई लगाते हैं, इसको नोट करिएगा। इफ इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स 3 डायमेंशनली स्फेरिकल और सिमेट्रिकली, देन K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर बट इफ इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स टू डायमेंशनली प्लेन एंड सर्कुलर सिमेट्री तब K की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? तब K की वैल्यू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट होती। और फिर जो कूलॉम्स का है वो F इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता मैग्नीट्यूड। लेकिन क्योंकि इफेक्ट हमारा कैसा है, 3 डायमेंशनल है, स्फेरिकल सिमेट्री, इस वजह से हम लोग ये 4 पाई टर्म यूज करते हैं। अब आपको समझ में आया? ये थोड़ा एडवांस वर्जन का डिस्कशन है, एडवांस लेवल का डिस्कशन है, आपके लेवल का नहीं है। इसलिए माइंड को थोड़ा सा एकदम शार्प बनाइए और हाई लेवल की थिंकिंग रखिए। आर यू गेटिंग दिस? अब आइए चलते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ को तो एस्टैब्लिश कर लिया, अब कूलॉम्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये फार्मूला कैसे आया अब हम लोगों ने देख लिया ना, ये फार्मूला कैसे आया अब हम लोगों ने देख लिया। तो F इसका कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। तो ये हमारा था पूरा कैसे फार्मूला ये वाला आपका आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम लोग इसका एक सिस्टमैटिक वर्जन देखते हैं और फिर हम अपने आप को आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तैयार हैं, रेडी हैं और एकदम पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए। तो आइए कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करते हैं और एक अच्छा सा सिस्टम के तरीके अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक्सपेरिमेंट था, कैसे कूलॉम्स लॉ एस्टैब्लिश हुआ, इस चीज को हम लोगों ने अभी देखा। तो आइए डिफाइन करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए प्लीज, हेडिंग डाल दीजिए कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ देखिएगा, कूलॉम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। केवल ये पॉइंट चार्जेस के लिए है, यहां ऐसा नहीं कि बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्जेस लेके आ गए, नो, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। यहाँ Q1 और Q2 के लिए होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। तो इसको सबसे पहले लिखिए, कूलॉम्स लॉ लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए डेफिनेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्स लॉ। अब उसके बाद आप लिखिए इफ वी हैव 2 point charges Q1 and Q2. If we have 2 point charges Q1 and Q2 and R is the distance between them and charge Q1 and Q2 are held in the vacuum, held in the free space or vacuum, then the force experienced by charge Q2 or Q1 is same। और क्या होगा, जो force experience होगा, then force experienced by the charges is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हो गया। तो यही हमारा कूलॉम्स लॉ है। अब कूलॉम्स लॉ क्योंकि फोर्स है तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर में आपका क्या होता है मॉड ऑफ F इंटू F कैप। F कैप मैग्नीट्यूड तो कूलॉम्स लॉ ने दे दिया, डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा देखिएगा, वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F कैप आपका हो जाएगा R कैप, R कैप, और R कैप आपका वो हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा इसको अब हम लोग देखते हैं। तो अब आप लोग अच्छा R कैप यहीं लिख लीजिए, डायरेक्शन यहीं लिख लीजिए। डायरेक्शन आपका हो जाएगा जैसे Q चार्जेस यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है, Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे है। तो फोर्स का डायरेक्शन आपका इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द चार्जेस, इन दैट डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल वर्क। अब यहाँ पे जैसे ये आपका क्या होगा, ये लाइन जा रही है तो आपका फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी लाइन में ही होगा।
अगर ये प्लस प्लस है तब तो इधर हो जाएगा, और अगर प्लस और माइनस है तब तो इसी लाइन में इधर हो जाएगा। तो आपका जो डायरेक्शन होगा आर कैप का डायरेक्शन होगा दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी के डायरेक्शन में फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। ओके, तो ये हमारा था कूलॉम्स लॉ। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ या प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स फोर्स आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स फोर्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ मतलब भाई फोर्स की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिए कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, इसको लिख लीजिए आप, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ओके, और दूसरा आप लिखिए कूलॉम्स लॉ का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन आप लिखिए इन द डायरेक्शन आपका जो फोर्स का होगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन विच passes through the center of charges। तो इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, सेंटर ऑफ चार्जेस की तरफ होगा। यहाँ पे आपका Q है, Q1 है और यहाँ पे आपका Q2 है, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा। इस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन होता है। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए कूलॉम्स लॉ या अच्छा इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ये जो आपका F है इसको कूलॉम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो आप हेडिंग करके लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। नेक्स्ट लिखिए कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। और जब अगर कोई वेक्टर F कंजर्वेटिव है तो तीन चीजें ट्रू होंगी। पहली चीज इसका जो लाइन इंटीग्रेशन होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर F डॉट dl इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा डेल क्रॉस ऑफ F इक्वल टू 0 होता है। और थर्ड आपका होता है F इक्वल टू माइनस वेक्टर डेल u। तो ये तीन चीजें आपकी होल्ड करती हैं एक साथ। तो अगर कोई वेक्टर F है तो ये भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब F कंजर्वेटिव होता है, और ये भी F आपका कंजर्वेटिव होता है। और यहाँ पे अगर ऐसे भी कहीं लिखा रहेगा जिसका मतलब F आपका कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है और बॉडी पर फोर्स लगाते लगाते आप बॉडी को फिर वहीं लेके आ गए, तो फिर अब पूछा जाएगा क्या इस फोर्स ने कोई वर्क किया, तो आप बोलेंगे इस फोर्स पे कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स का जो नेचर था वो कंजर्वेटिव नेचर था। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण क्लोज्ड पाथ पे जो वर्क किया जाता है वो आपका 0 होता है। तो टोटल वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो जब क्लोज्ड पाथ पे आपका कोई पार्टिकल आ जाता है तो जिस फोर्स से आता है अगर वो कंजर्वेटिव है तो टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिखिए। फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिखिए और उसमें हमें ग्राफ बनाना है, तो उसको देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कूलॉम्स लॉ, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कूलॉम्स लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कूलॉम्स लॉ जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं कैसे होता है। अगर ये आपका फोर्स है और ये R है तो ग्राफ आपका बहुत ही शार्प इस तरीके से होगा, शार्प इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इस तरीके से होगा। या और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो, और अगर हम लोग F और R स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, और अगर आपका F और 1/r स्क्वायर के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे चला जाएगा। द ग्राफ विल ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे आपका चला जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये पूरा हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ, और इनके ग्राफ में इनके डिस्टेंस के वेरिएशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही फास्ट वेरिंग कर्व है, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, और ये बहुत स्लो वेरिंग कर्व है। इस चीज को देखिएगा। और तीनों कर्व या प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, और यह प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, और यह प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, तीनों ही कर्व का नाम ये होगा। लेकिन अगर
ऐसे इस चीज को हम लोग डिस्टेंस को इस हिसाब से करेंगे तो कर्व इस तरीके से अलग पैटर्न शो करेगा। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को पूरा, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ को हम लोगों ने देख लिया, और अभी कूलम्ब्स लॉ पे और भी बहुत सारे काम करना बाकी है। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझते चलिएगा और थोड़ा सा आप इसको अपनी नोट्स में बना भी लीजिएगा कि कूलम्ब्स लॉ कैसे डेवलप हुआ और कैसे अब इस्टेब्लिश हुआ आपके सामने। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर के तरीके हम लोग ट्रीट करेंगे, क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर की स्टडी आप लोग थोड़ा सा करते रहिएगा, क्योंकि अगली बात हम वेक्टर के थ्रू ही करेंगे और पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेते हुए कूलम्ब्स लॉ को जब आपके चार्जेस स्पेस में कहीं पे भी होंगे तो हम कूलम्ब्स लॉ को इस्टेब्लिश करेंगे। चलिए अब इजाज़त दीजिए चलने की, और बहुत बहुत थैंक यू। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू।